गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में क्या लिखा था आपने? अगला हेडिंग लिख लीजिए। अगला हेडिंग है एक्ट ईस्ट। अगला हेडिंग है एक्ट ईस्ट और साझे हित। एक्ट ईस्ट और साझे हित। पहला पॉइंट, भारत के आर्थिक आकार को भारत के आर्थिक आकार को 5 ट्रिलियन तक ले जाने में ईस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है। $5 ट्रिलियन तक ले जाने में ईस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र में अग्रणी है। भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र में अग्रणी है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र में अग्रणी है जबकि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था हल्के विनिर्मित उद्योगों में प्रभावी है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था हल्के विनिर्मित उद्योगों में प्रभावी है। इसलिए आर्थिक हित एक दूसरे के पूरक हैं। इसे आर्थिक हित एक दूसरे के पूरक है। अब आप देखिए, अब आपको बता देंगे जैसे कई बार आप देखते हैं कि इंडिया आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 में वियतनाम में। इंडिया आसियान का 2024 में जो वियतनाम में शिखर सम्मेलन हुआ है, वो आपको लगेगा कि नहीं कोई करंट अफेयर की बात है, लेकिन सिद्धांत सब वही है। जितने मुद्दे हैं वो पहले से हैं, लगभग एज इट इज़ हैं। और वास्तविक मुद्दा ये है कि इंडिया आसियान के मध्य में व्यापार की संभावना इसलिए बहुत ज़्यादा क्योंकि दुनिया को देख लीजिए। इस समय आप देख रहे हैं यूरोप कोल्ड वॉर की चपेट में दिख रहा है। यूरोप और अमेरिका अगर यही कहेगा कि ब्रिक्स की करेंसी के मामले में 100% टैरिफ वो लगा देगा, इसका मतलब याद रखिएगा भविष्य है पूर्व का, और ये दुनिया में बड़ा चेंज आ रहा है। इसका मतलब है कि चाइना के बेल्ट रोड प्रोजेक्ट का पार्ट इंडिया है नहीं। अमेरिका की प्रॉब्लम अलग है और यूरोप बूढ़ा होता चला जा रहा है। बिजनेस के चांस इधर ही होंगे जो कि जनसंख्या वाला क्षेत्र है।
यानी आसियान देशों की 10 देशों की इकोनॉमी को मिला जिया दिया है, लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी आती है। देखो जनसंख्या लगभग 45 करोड़ ही है, तो 45 करोड़ की जनसंख्या में बड़ा मामला है। और आज की डेट में आसियान में बदलता स्वभाव आप देखेंगे, दुनिया बदल कैसे रही है। वियतनाम वियतनाम जो अतीत में साम्यवाद गढ़ रहा था, आज बाजारवाद का चैंपियन है। लेकिन ये बात सच है कि वियतनाम भी एक दलीय शासन को लेकर ही आगे बढ़ता है। अब ये साउथ ईस्ट एशियाई देशों ने पहले से बात कर रखी है कि लोकतंत्र के मामले में वो रूढ़िवादी हैं, आर्थिक मामले में उदारवादी हैं। तो वियतनाम में शासन यानी कम्युनिस्ट सिस्टम का ही एक दलीय है, अर्थव्यवस्था पूरी बाजारवादी है। और कहा जाता है कि जितने भी चाइना से इन्वेस्टमेंट खिसके हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर में वो वियतनाम में गए हैं। तो देखिए अभी इंडिया के लिए चैलेंज है। हमारे यहाँ तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो आप इकोनॉमी में पढ़ते भी होंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कहा भी जाता है पूरा आईआर है क्या। अगर आपकी इकोनॉमी की जानकारी है, साइंस टेक की जानकारी है, आईआर सब उसी का मिला जुला रूप तो पॉलिटी की जानकारी है। बस इसमें थोड़ा स्ट्रेटजिक इश्यूज को हमेशा प्राइमरी रखते हैं। अगला लिख लीजिएगा। भारत आसियान के बीच के द्विपक्षीय व्यापार भारत आसियान के बीच के द्विपक्षीय व्यापार लगभग 122 बिलियन डॉलर, बिलियन बी फॉर बॉम्बे। भारत आसियान के बीच के द्विपक्षीय व्यापार लगभग 122 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। 122 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। अगला पॉइंट, भारत और पूर्व के साथ भारत और पूर्व के साथ संबंध भारत और पूर्व के साथ संबंध केवल द्विपक्षीय रूप में ही विद्यमान नहीं है। भारत और पूर्व के साथ संबंध केवल द्विपक्षीय रूप में विद्यमान नहीं है, अपितु ये संस्थात्मक रूप में अत्यधिक प्रभावी बन गए हैं। अब एक कैसे एग्जाम्पल है, कई बार आप पॉइंट लिख सकते हैं, संस्थात्मक रूप में अधिक प्रभावी बन गए हैं। कई बार पॉइंट आप लिख सकते हैं और उसको बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहाँ फैक्ट की बात हो उसका प्रेजेंटेशन ग्राफिकल होना चाहिए। जैसे देखिए संस्थात्मक का मतलब अलग होता है। जब कहते हैं संबंध द्विपक्षीय है, ये कई बार हो सकता है कि भारत की यात्रा रसिया में हो, रसिया में ना हो, वो डिपेंड करता है सरकार प्रधानमंत्री पे। लेकिन अगर हमारी संस्थागत संबंध का मतलब होता है कि वो शिखर सम्मेलन है, हम किसी इंस्टीट्यूशन के मेंबर हैं, तो वो प्रधानमंत्री की विजिट पे डिपेंड नहीं करता, वो यात्रा होगी ही। इसलिए इंस्टीट्यूशनल रिलेशन हमेशा ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं। और जब भी कोई इंस्टीट्यूशनल रिलेशन होगा तो उसके पीछे बैकअप होता है। अब सवाल है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री गए और कुछ कह के चले आए, इस बात से ही संबंध नहीं तय हो जाता। उसके फॉलोअप करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए कि आसियान वियतनाम में प्रधानमंत्री चले गए, इस बात से सारा मामला हल हो जाएगा। उसके पीछे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। तो भारत आसियान के बीच में समझने प्रभावी क्यों है, उसके एग्जाम्पल आप देखिए। 2002 से ही भारत आसियान शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता है। तो 10 देश एक साथ रहेंगे, भारत एक तरफ रहेगा। इसका मतलब हर साल आसियान के साथ हमें मिलना ही मिलना है।
तो आप जानते हैं कि मेल मिलाप होना बहुत जरूरी होता है मेरे बच्चों। अब पता चला संबंध है, मेल ही मिलाप नहीं हो रहा है, तो संबंध बहुत दूर तक नहीं जाएगा। दूसरा है पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। तीसरा है बिमस्टेक। चौथा है आसियान रीजनल फोरम, ARF। और पांचवा है एशियन और आसियान आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीट। आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीट, ये है ARF। MRF नहीं, क्या है? ARF। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये सारे संबंध कैसे हैं? संस्थात्मक, यानी हर साल मेरी मुलाकात होगी, इसमें सचिवालय है, अधिकारी है। और जहाँ संस्थात्मक संबंध होगा, इसका मतलब है विदेश सचिव वहाँ जाएगा, विदेश सेवा के अधिकारी जाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो वो संबंध हमेशा आगे बेहतर चलने की संभावना होती है। इसलिए आसियान के संबंध बड़े मजबूत स्तर पे माने जाते हैं। इसका ये भी मतलब होता है कि अब मान लीजिए कभी एक एक किसी बात की बैठक हो गई, मुद्दे वही होंगे। बस एक बात फर्क ये है कि बिमस्टेक में हो सकता है कि बिल्कुल इतनी बात आपको पता होनी चाहिए बिमस्टेक में कौन है। हो सकता है कि बस इतने मेंबर आपको, अदरवाइज मुद्दे लगभग एक जैसे आते हैं। आगे लिख लीजिए अगले पैराग्राफ से। अब इन एक का अगर विस्तार आप करना हो तो हम तरीका बता देंगे एक का विस्तार कैसे करें। तो मान लीजिए कल बिमस्टेक आ जाए, तो बिमस्टेक का मुद्दा भी तो वही होगा। बिमस्टेक का मुद्दा क्या होगा? क्या करना है? ऑन करवाना है। अब देख लो अगले पैराग्राफ से लिख लीजिए। क्या बताओ? हाँ, आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। वो भी है, सिंगापुर के साथ है। सिंगापुर के साथ है। याद रखना, इतने दिन तुम थे कहाँ? ओह, अपनी शादी में? अपनी शादी थी तुम्हारी? अरे सरवा क्यों रे यार, पार्टी दो मुझे। ओ माय गॉड। अब अभी अभी तो बच्चा है, शादी कहाँ करेगा अभी तो। और मेरे पुत्र, तुम्हारी शादी थी? अच्छा, घर में शादी थी। इन घर में शादी थी तो 15 दिन गायब होगी घर में शादी? क्या? ऑनलाइन पढ़े थे, बहुत अच्छी बात है। अरे, शादी विवाह हमेशा नहीं आता। ये सब मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है शादी विवाह। शादी विवाह क्या है? कॉन्फ्रेंस है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन है। शादी विवाह में सभी को जाना चाहिए। अब बताओ, ये शादी विवाह में किसी का नहीं जाएगा, इसकी शादी में कौन आएगा? एक महाराजा थे। ये डिप्लोमेसी याद रखना। किसी का भी शादी का निमंत्रण हो, कोई भी परिस्थिति, तो वहां पे जाना। ये मत कह देना एग्जाम है, नहीं तो आपकी शादी आएगी सब एग्जाम ही रहेगा। और एक महाराजा थे, जब उनके यहाँ शादी का निमंत्रण मिलता था, वो अपने जूते भेज देते थे। तो जब उनके यहाँ शादी आई, सब लोगों ने जूते वापस कर दिए। लेकिन मुझे देख के ये अच्छा लग रहा है कि शादी में आए, इतना उत्साह में है, पहले दिन सवाल भी ना पूछना शुरू कर दिया। अच्छे, आगे आगे लिख लो। क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट। भारत आसियान के बीच
अब इन सबको एक्सप्लेन एक्सप्लेन मैं करूँगा, अब एक्सप्लेन करूँगा मैं। भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार का समझौता पहले ही संपन्न हो चुका है। भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार का समझौता पहले ही संपन्न हो चुका है। भारत सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ समग्र सहभागिता के समझौते, समग्र आर्थिक सहभागिता के समझौते संपन्न किए गए हैं। समग्र आर्थिक सहभागिता के समझौते संपन्न किए गए हैं। समग्र आर्थिक सहभागिता के समझौते संपन्न किए गए हैं। अब समग्र सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सीपा का मतलब होता है केवल व्यापार का मामला नहीं है, निवेश का, ट्रेड का, सब मामला बना के क्या होगा, सीपा। फ्री ट्रेड में केवल वस्तु के व्यापार की बात आती है, सीपा में निवेश से लेकर कृषि का व्यापार, सेवा का व्यापार सब शामिल करते हैं, तो बन जाता है सीपा। अगला पॉइंट अब लिखिए। भारत भारत और आसियान या भारत और पूर्व, भारत और पूर्व के सुरक्षा हित भारत और पूर्व के सुरक्षा हित भी एक दूसरे के सुरक्षा हित भी एक दूसरे से मिलते हैं। सुरक्षा हित भी एक दूसरे से मिलते हैं। तो आप खास तौर पे देखेंगे कि अब सुरक्षा हित कैसे मिलते हैं, अगर आप एग्जाम्पल देखिए। यानी खास बात है, देखिए आसियान के साथ हमारा कोई टकराव नहीं है, भौगोलिक निकटता है, सांस्कृतिक निकटता है, और इकोनॉमिक पार्टनरशिप के साथ हाँ लोकतंत्र का मामला आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। अब अगर हम संबंधों को देखें तो ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी, अगर आपको अतीत आपको याद दिला दें, जिस आसियान की बात हम कर रहे हैं कि आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौता, आसियान के जो 10 देश हैं, आसियान के इन देशों के झगड़े हैं चीन के साथ, और वो झगड़ा है खास तौर पर यहाँ पर साउथ चाइना सी को लेकर। ये झगड़ा साउथ चाइना सी को लेकर है, जहाँ पर वियतनाम, चाइना, मलेशिया और वियतनाम, चाइना, मलेशिया, ब्रुनई, इनके क्लेम ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि चाइना इनके समुद्री भूभाग के क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है। अब चाइना से पूछा जाता है कि एनी इंटरेस्टिंग पार्टी, आपको अतीत बता दें, 67 में जब आसियान की नींव रखी गई थी, तो कहने को तो ये कहा गया क्षेत्रीय सहयोग का संगठन है, लेकिन 67 का दौर कोल्ड वार का था, और कोल्ड वार के समय जिनकी नींव रखी गई थी उसका फैक्टर ही था एंटी चाइना। चाइना के खतरे के खिलाफ ही आसियान बना था। यानी आसियान के निर्माण में खास बात देखी गई कि इंडोनेशिया, मलेशिया, बड़े देशों ने बड़ी लीडरशिप दिखाई। एक खतरा साझा था, जहाँ पे सारे आसियान देश इकट्ठे हो गए,
हाँ, उसमें ये बात है कि 5 ही इकट्ठे हुए थे, 5 तो बाद में आए थे, क्योंकि 5 साम्यवादी खेमे में थे। तो जब आसियान बना था उस समय भी खतरा चाइना था, लेकिन बीच में एक मामला बदल गया। जैसे ही चाइना अमेरिका की दोस्ती हो गई 71 में, आसियान देश अमेरिका के साथ चाइना के भी दोस्त हो गए। लेकिन आप याद रखिएगा, 71 में हम सोवियत संघ के साथ थे। दुर्भाग्य बात रही कि आसियान में हमारी साझेदारी उल्टे पक्ष में हमेशा रही। वियतनाम के साथ सोवियत संघ था, सोवियत संघ के साथ हम थे, और समाजवादी होने के नाते हमारा आसियान के साथ संबंध 71 में भी नॉर्मलाइज नहीं हो पाया, जबकि चाइना का आसियान के साथ 71 में संबंध नॉर्मलाइज होगा। चाइना ने अगला स्टेप ले लिया। चाइना ने 78 में उदारीकरण कर दिया। और दूसरी बात है, जापान बिल्कुल बगल में है, और कहा जाता है कि इस पूरे क्षेत्र के विकास में जापान की भूमिका बड़ी अग्रणी है। यानी पूरा ईस्ट आप देखेंगे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय आर्थिक संगठन ईस्ट में, पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा व्यापार के समझौते ईस्ट में, पूरी दुनिया का सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ईस्ट में। ईस्ट इस बात के लिए फेमस है। दक्षिण कोरिया में तुम्हारे प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने कहा पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। अब दुनिया कितनी बदल रही है। जब हम आज़ाद हुए थे, मैं ऐसा लगता था कि पूरा इन्वेस्टमेंट या तो सोवियत संघ से आएगा, अमेरिका से आएगा। सोवियत संघ अमेरिका से इन्वेस्टमेंट ना आए तो बाकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। आज भारत में मोबाइल बनाने की सबसे बड़ा जो कंपनी प्लांट है वो साउथ कोरियन है, सैमसंग। हुंडई आप देख ही रहे हैं। बाकी बाकी इनका जो साउथ कोरियन स्टील कंपनी पोस्को थी, उसने बाकायदा उड़ीसा में प्लांट लगाने का समझौता किया था। यानी एक नई दुनिया है जहाँ पे, याद रखिएगा, और हमारी पॉलिसी में थोड़ा चेंज भी है। बड़े बड़े देशों के साथ देखिए प्रॉब्लम ही बड़ी बड़ी आती है। इंग्लैंड के साथ आज तक हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। यूरोप और इंग्लैंड के अपने आप में नखरे ही अलग है, लेकिन आसियान देशों के साथ वो समस्या नहीं है। यानी ये भी अपने आप में विदेश नीति और पूरी फॉरेन पॉलिसी का निर्णायक परिवर्तन है कि हमारे विकास के लिए इन्वेस्टमेंट यूएई से आएगा और हमारे विकास के लिए इन्वेस्टमेंट आएगा साउथ कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया से। ये आश्चर्य वाली घटना है। इसका सीधा मतलब है कि ये दुनिया में आर्थिक समृद्धि के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री यहाँ दक्षिण कोरिया गए भी थे। प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया गए थे और उन्होंने दक्षिण कोरिया से बात कही थी, जिस देश की आबादी 5 से 7 करोड़ हो। आज के देश में दक्षिण कोरिया पूरी दुनिया का इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। भारत में 28 राज्यों में हम एक भी राज्य ऐसा नहीं बना पाए। ये संयोग की बात है। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ये सब विकासशील देशों में थे। उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया। बस यहाँ पे खास बात जो रही, लोकतंत्र रहा हो न रहा हो, चूंकि तानाशाही भी रही तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खूब रही। जोग्राफिकल कंडीशन अच्छी थी ही। और जब आपके आस पड़ोस में देखिए, अब यही दुनिया के देखने के दो तरीके हैं। आपके आस पड़ोस में एक तरफ जापान हो गया, दूसरे दक्षिण कोरिया हो गया, तीसरी तरफ चाइना हो गया, बीच में साउथ ईस्ट एशिया है। अब अगर जियो पॉलिटिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर भू राजनीति का तरीका अपनाइए तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, चाइना थ्रेट है, चाइना थ्रेट है, इनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। लेकिन अगर आप व्यवहारिक रूप में, इकोनॉमिक रूप में उदारवादी नज़रिया अपनाइए तो क्या क्या सहयोग ही सहयोग तो होना चाहिए। चाइना भी बाजारवादी, साउथ ईस्ट एशिया बाजारवादी। इसे हकीकत की बात यह है, जितना हम दक्षिण चीन सागर के विवाद को उठाते हैं, उतना दक्षिणी चीन सागर वाले देश नहीं उठाते। तो इतना आसान मामला नहीं है। यानी ये सच बात है कि आसियान के देश छोटे देश हैं। आसियान देशों ने एक और ख़ास बात रखी है जो बड़ी नोटेबल है, शायद उनकी समृद्धि में ये भी बहुत बड़ा कारण है। हमने भी दोस्तों एक सपना देखा था कि हम भी कभी अपनी डोली लेके निकलेंगे और उस डोली में बारात होगी, बारात में बैंड बाजा रहेगी, और उस बारात और बैंड बाजा का नाम था सार्क। आपने क्या सोचा? ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इसलिए काम की बात सोचनी चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, हमने सोचा था सार्क बनेगा, लेकिन पाकिस्तान, मैं क्या बताऊं, नाम लेते थे मैं भी थक जाता हूं, आप भी सुनते हुए खराब ही लगता होगा आपको, लेकिन अब क्या करें, अब नाम लेना ही पड़ता है। पाकिस्तान ने आज तक सार्क को आगे नहीं बढ़ने दिया। जब भी हम पाकिस्तान से कहते थे, क्योंकि याद रखिए आसियान बना क्यों, आसियान भी दुनिया में नया नज़रिया देता है। अरे भाई, इंडोनेशिया, मलेशिया आप आपस में एक साथ आ गए। आसियान बना क्यों?
आपस में झगड़े इन लोगों ने किनारे कर दिए। उनका भाई देखो, ये सीमा के लिए लड़ना बेकार बात है। सीमा किसी की नहीं होती। अरे अब देखो, फिर वही बात है, अब जहां समझ रहा हूं वहां समझ नहीं सो। ओ माय गॉड। मेरे बच्चों, जरा सोच के देखो, हमारे बगल में, अरे यूरोप, यूरोप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यूरोप की बात करता तो अब यूरोप का विकास 300 साल पहले हुआ है। मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बगल आसियान की बात कर रहा हूँ, जहाँ सीमा विवाद हल कर दिया, कनेक्टिविटी बना दी, उसके बाद आपस के झगड़े हल कर दिए। मैंने कहा भाई देखो, दो तरीका है, आपस में ऐसे लड़ते मरते रहोगे और हथियार खरीदोगे तो कहीं नहीं जाओगे। मामला ये है, दुनिया में याद रखिएगा, कुछ देश गलत रास्ते पे आके सुधर गए, उसमें वियतनाम, और वियतनाम भी था एक उसमें। पाकिस्तान के अलावा जो हथियार खरीदने में अव्वल देश रहता था वो था वियतनाम। कि वियतनाम ने चाइनीज से लड़ाई की, वियतनाम ने अमेरिका से लड़ाई की। वियतनाम की गलियां वहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन के हीरो से पटी पड़ी हैं। वियतनाम का इतिहास ऐसा रहा है। वियतनाम ने कहा भाई, ये सब लफड़ा पैदा नहीं करना है, अब हमें व्यापार लेकर आगे बढ़ना है। वियतनाम ने तरीका बदल दिया। आज के सारे देश सारा अतीत का झगड़ा बुड़ा के एक साथ आ गए। तभी तो आसियान बना। सबको फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है, आसियान में सारे देशों की हैसियत एक जैसी नहीं है। उसमें लाओस, कंपूचिया, म्यांमार आज भी प्रॉब्लम में है, पहले प्रॉब्लम में थे, इतने प्रयास के बावजूद। क्योंकि याद रखिए वही बात है कि, और उसमें म्यांमार तो देखेंगे, अरे मेरे बच्चों, इसलिए गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस होता है। जियो पॉलिटिक्स से किसी के विकास कारण नहीं बन सकती। जरा म्यांमार का लोकेशन देखिए, एक महाशक्ति इधर है, एक महाशक्ति इधर है, आर्थिक समृद्धि का सागर इधर है, उसके बाद एक राज्य जिसने अपने आप को बर्बाद कर रखा है, उसका नाम क्या है? लोकेशन आप देखिए, हिंद महासागर, साउथ एशिया, इधर ईस्ट, इधर साउथ ईस्ट। क्या जबरदस्त लोकेशन। यानी कहा जाता है, म्यांमार का सफल होना ये दुनिया के लिए आग खोलने वाली घटना है। कई देश असफल हुए दोस्तों, म्यांमार, लेबनान, ऐतिहासिक मौके गंवा दिए। इसलिए कहा भी जाता है गवर्नेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। केवल ये नहीं, जियो पॉलिटिक्स इसी देश को बहुत आगे बढ़ा देगी। तो अब यही मामला है, दो महाशक्तियां एक साथ हैं, तब उनको अवसर के रूप में देखा जाए या खतरे के रूप में देखा जाए। आसियान देशों ने कहा भाई देखो, हम तो आपस में सहयोग करेंगे। यानी जो काम आसियान ने कर लिया, और इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियर फ्री जोन। अब इनके समझौते देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान जब तक साल में दो चार हथियार नहीं खरीदेगा, उत्तर कोरिया जब तक दो चार रॉकेट मान नहीं मारेगा, तब तक उसके दिल को चैन नहीं आता। चैन के अलग अलग लोगों का कारण है, और पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने बाकी को बेचैन कर रखा है। यहाँ इधर के, न कोई लफड़ा न कोई टंटा। इन लोगों ने क्या रखा भाई, ना हम परमाणु हथियार बनाएंगे, न परमाणु पनडुब्बी हमारे यहाँ आएगी, न हम परमाणु हथियारों की तैनाती करेंगे। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्री जोन। इन लोगों ने हथियारों पर खर्च ही बहुत कम किया। एक आपको बड़ी हैरान वाली तस्वीर दिखेगी, जब भारत में सामाजिक न्याय की बात आती है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टी है। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला मामला ये है, आपको पता है, स्वीडन, स्कैंडिनेवियाई देश, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, सब इतने अमीर क्यों हैं? सेना नहीं इनके पास। दुनिया में भारत में सेना पर आने वाला खर्च हम काट दें, तो जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, हजार डेढ़ हजार नहीं, बैठे बैठे लोगों को 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने मिले, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है। और भारत में तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ, और तुरंत हर शहर में एयरपोर्ट, और रेलवे, धन धनाधन धन धनाधन। सारा पैसा कहाँ खर्च कर डाल रहे हैं? कारण कौन है? ना, पाकिस्तान। अभी कारण कौन है? मेरे बच्चों, और पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया इसी चक्कर में। वियतनाम बीच में संभल लिया। वियतनाम ने कहा भाई हम तो गलत रास्ते पर है। उनका कोई बात नहीं भाई, देर आए दुरुस्त आए। वियतनाम अब सरपट भाग रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इस समय मॉडल है साउथ ईस्ट एशिया का आर्थिक डेवलपमेंट के लिए। दक्षिण कोरिया तो कहने ही क्या है, नीचे भाई जापान, जापान का तो मौजे मौजा है। जापान तो एडीबी का मालिक है, नेता ही नेता है। इसलिए हमने कहा कि इस शांति के मामले में एक ही देश ऐतिहासिक मोमेंट से फिसल गया, और वो है म्यांमार। कई बार ऐसा होता है, सचिन तेंदुलकर के बड़े खास दोस्त थे,
कौन? विनोद कांबली। और आप देखिए, विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से 10 गुना टैलेंटेड प्लेयर थे। जब आरंभ में खेलना शुरू की 3 डबल सेंचुरी लगातार मारा था, इंडिया में रिकॉर्ड है अभी तक। लेफ्ट हैंडर प्लेयर थे, खेल देखने में इतना अच्छा लगता था विनोद कांबली के, स्पाइल कर लिया। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो 10th का टॉपर है वो अंतिम रेस भी जीतेगा? जरूरी नहीं है। और जो एक बार पीटी फेल हो गया, दिल तोड़ के बैठने की आवश्यकता नहीं है, वो लगा रहे। क्योंकि जो 3 बार हारने पर भी दिल न तोड़े, वो देवेंद्र फडणवीस होगा, या तो मेरी क्लास का कोई बच्चा होगा। लिख लो मेरे बच्चों। तो अब भविष्य में कहाँ जाओगे पता है? क्या लिखा आपने? क्या? अगला पॉइंट। अच्छा हाँ, इसमें तो थोड़ा थोड़ा जो मामला बता दें। अब जरा थोड़ी सी, थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग बात बता दें। अंडमान कहाँ है? या इधर क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया। और याद रखिए, 91 के बाद हमने उदारीकरण शुरू किया, बाजारीकरण शुरू किया। एस जयशंकर से पूछा गया, पूरब को 92 में ही क्यों देखा? उनका हाँ, डिलेड स्टार्ट है, ये 10 साल पहले किया जा सकता था। हमने कहा 10 साल पहले क्या कर रहे थे? उनका समाजवाद की बंसी बजा रहे थे। अब समाजवाद की बंसी और तुमड़ी दोनों फोड़ दी है, समाजवाद से रास्ते से हट गए। ऐसे समाजवाद का मतलब क्या है? वेलफेयर ही तो है दोस्तों, विचारधारा से बात नहीं बननी चाहिए। दो दुकान है, एक जगह सस्ता सामान मिल रहा है, दूसरा महंगा, सामान कहाँ लोगे? इसमें कौन सा विचार होता है? रसिया से तेल ले, सऊदी अरेबिया से, जहां सस्ता मिले वहां से। सीधी सी बात है। अब जरा देखो, अब सवाल ये है, भारत महाशक्ति तो ही है, चाइना पाकिस्तान के पास है। 1998 में हमने परमाणु परीक्षण कर दिया, और 1998 में जैसे हमने परमाणु परीक्षण किया, साउथ ईस्ट एशियाई देशों ने हमारा विरोध कर दिया। हमने पत्र लिखा, हमने कहा भाई ये बताओ तुम लोगों से इसका क्या मतलब है? कहा भाई हमारे बगल में रह के परमाणु परीक्षण क्यों करते हो? हम शांति वाले देश हैं। हमने कहा हम तुमसे ज्यादा कबूतर उड़ा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम देख लो हमारे बगल में कौन है। अरे हमारे परमाणु बम का तुमसे क्या मतलब है? अब याद रखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये हमारी तुलना में कोई वियतनाम 7 करोड़, मलेशिया 7 करोड़, इंडोनेशिया 20 करोड़, हमारे सामने तो कोई टिकता नहीं मेरे बच्चों। हमने कहा पहली बात है, चिंता मत करो, ये हमारे परमाणु बम है, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कईयों की बात है, जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया में एक ही देश था जिसने हमारा समर्थन किया था, भूटान के अलावा। आपको पता है? वियतनाम। वियतनाम के साथ हमारी बड़ी पुरानी मित्रता है, जानते हैं, वो उस मित्रता का ध्यान रखता है। वियतनाम पर जब अमेरिका बम मारता था तो हम यही कहते थे, बहुत बुरा हो रहा है, बंद करो इसको। एक खास बात है, ये नैतिक प्रतिक्रिया है। याद रखिए, नैतिक प्रतिक्रिया कैसी होती है? मोहल्ले में एक व्यक्ति दूसरों को पीट रहा है, और मैंने अपने दोनों हाथ जेब में डाल कर हूं, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। पीटने वाला व्यक्ति बच गया? नहीं बचा ना। मैंने इसे कहते हैं नैतिक रिएक्शन देना। इस बात का वियतनाम अभी तक याद रखता था। वियतनाम का भाई तुमने मेरा बहुत समर्थन किया था, क्योंकि वचनम किम दरिद्रम, वचन से लंबे लंबे वादे करो, मैं तुम्हारे लिए फेरारी दूंगा, फेरारी। लंबे वादे करो, अब ये नहीं कि नहीं दे पाऊंगा, लो, कभी कोई संबंध बनेगा नहीं। अरे जब देने की बारी आएगी तब देखा जाएगा, अभी देने की बारी आ रही है। यही तो पॉलिटिशियन करते हैं, यही तो हमारे नेता करते हैं। तो 98 का परमाणु परीक्षण कर दिया। वियतनाम ने कहा, वियतनाम से पूछा भाई आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उनका, कुछ देशों को सबक सिखाने में काम आएगा ये, कुछ देशों को संतुलित करने में काम आएगा। इशारा किधर था? चीन का। क्योंकि वियतनाम का झगड़ा चीन के साथ चलता है, और वियतनाम कहता है भाई ये बताओ, ये ईईजेड हमारा है, लिहाजा 200 नॉटिकल माइल ये हमारा है, उसके उधर जाओ। चाइना कह रहा है ये 9 डैश लाइन हमारी है।
तो चाइना से पूछा गया भाई 9 डैश लाइन क्या होती है, समुद्र में कौन सी सीमा होती है। चाइना पहला देश है जो समुद्र में भी सीमा बना रहा है। आज तक सीमा कभी समुद्र तक नहीं गई। अब अरे पहले देख, ओ माय गॉड, पहले पहले ध्यान देने की बात है। अब जरा सोच के देखो, अब अगर चाइना के 9 डैश लाइन को मान ले तो चीन से पूछा गया ये बताओ यार 9 डैश लाइन किस आधार पर खींच रहे हो। का हमारे पूर्वज यहाँ तक घूमने जाते थे, मछली पकड़ने जाते थे। हमने कहा ओ दैया रे दैया, हमारे पूर्वज तो चले जाते थे मलेशिया तक, तो मलेशिया किसका हो गया। ये कोई बात है। ये तो बात ऐसी हो गई, मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ और रिजर्वेशन नहीं, किसी सीट पे मैं रुमाल रख दिया तो सीट किसकी हो जाएगी। इसका मतलब किसी आदमी पे रुमाल रख दिया तो कौन हो जाएगा। ये कोई बात होती है। अरे मेरे दोस्तों, चाइना से पूछा गया। अरे चाइना से पूछा गया ये समस्या इससे हल करोगे या ऐसे दादागिरी करोगे। ये क्या है। यहीं आप देखिए, यहीं आप देखिए कि भारत ने सारी समस्या कैसे हल की है, अनक्लॉज से। और चाइना का अप्रोच आप देखिए, चाइना कहता ना अनक्लॉज यहाँ नहीं लगता, ये हमारी सीमा है, इसको हम बनाएंगे। और वियतनाम ब्रुनेई इस पे आपत्ति करते हैं। तो सवाल ये है, अब जब इनके बीच में लफड़ा है, तब तक हमने इधर क्या कर दिया। जब इनके बीच लफड़ा चल रहा था, परमाणु परीक्षण 98 में किया, 2000 में यहाँ इंटीग्रेटेड कमांड बना रखी है। अंडमान निकोबार आइलैंड में इंटीग्रेटेड कमांड है हमारी, हिंदुस्तान के एकमात्र। बाकी अब हो रहा है, जैसे हमने 2000 में इंटीग्रेटेड कमांड बनाई, साउथ ईस्ट एशिया के देशों का भाई इतने नज़दीक परमाणु बम तैनात कर रहे हो। हमने कहा समझ गए किसके खिलाफ, उनका अब बना लो, अब तुम बना लो। इसका मतलब आज साउथ ईस्ट एशिया को हमसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे भी जहाज इधर आ रहे हैं, अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ रही है। ये अपनी सुरक्षा के लिए किस पे निर्भर रहते हैं, अमेरिका पर। और याद रखिए, और लफड़ा ये फंस रहा है, लफड़ा फंस ये रहा है, जब तक ये तय नहीं होगा कि स्प्रिटले किसका है, पारासेल किसका है, तब तक ये नहीं तय होगा किसकी संप्रभुता, किसका ईजेड है। अगर समुद्र में संप्रभुता ईजेड का निर्धारण नहीं होगा तो व्यापार प्रभावित होगा, जहाजों को रोका जाएगा। तो चाइना अगर क्लेम कर रहा है, वियतनाम कह रहा है हमारा है, चाइना कह रहा है हमारा है, तो मान लीजिए हमारा कोई नेवल शिप जाना चाहता है, तो दूसरे देश के क्षेत्र में तो नेवल शिप बिना सहमत के जा नहीं सकता। लेकिन अगर वियतनाम मान लीजिए हमारे किसी नेवल शिप को बुला रहा है और चाइना उस पर आपत्ति कर रहा है, चाइना कह रहा है हमारा एरिया है, अब क्या किया जाए। और अमेरिका से उन्हें पूछा हम कि भाई बड़ा मचमच हो रहा है, को तुम भी आओगे। अमेरिकन कह रहा आएंगे तो, लेकिन तुम बहुत शर्माते हो। हमने कहा भाई समझे नहीं। अमेरिकन कह रहे हिंद महासागर से आगे भी निकलोगे या हिंद महासागर में गोते लगाते रहोगे, तुम महाशक्ति हो। इंडियन कहा हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो। एक बता, महाशक्ति को अपने मोहल्ले में रहना चाहिए, दूसरे मोहल्ले का भी हालचाल लेना चाहिए। याद रखना मेरे बच्चों, जो केवल अपने कमरे में बैठ के नोट्स बना रहा है वो रवांडा बुरुंडी हैती ही है। और जो दो चार मोहल्ले में सुबह से निकला, कम से कम ओट्रमलैन, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, सबके हाल चाल लेते हुए चलाया, वो महाशक्ति बनने की संभावना है उसमें। इसलिए अमेरिका कह रहा है कि यार तुम शर्माते बहुत ज्यादा हो। उसके बाद तो हमें भी जोश आ गया, आईएनएस शेरावत लिया, अपना सारा टीम टमाड़ा इधर रखा और सीधे इधर से निकले। जैसे इधर गए, चाइना का स्टॉप स्टॉप। हमने कहा क्या है भाई। उनका है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यहाँ कैसे आ रहे हो। हमने कहा पीओके भी डिस्प्यूटेड है, वहां कैसे जाते हो। बात सिंपल सी है। इसका मतलब चाइना का वो आजकल ज्यादा बोल बच्चन आ रहा है, और चाइना ने जैसे उधर हमको धमकाया, हमने तुरंत, हम क्या अंकल सैम बुला तो लिए, कहाँ भाग गए यहाँ से, बताओ कहाँ पे हो तुम। उसके बाद अंकल सैम अपना, उसका अंकल सैम के पास तो 12 एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट करियर अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा। उधर से रोनाल्ड रेगन लेके अमेरिका निकला। चीन ने कहा ये क्या कर रहे हो, अमेरिकन का देख लो जो कर रहे हैं, और हिम्मत हो तो। इसलिए मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारा आसियान का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लिखने की बात है, क्या लिखा आपने। हाँ लिख लीजिए।
और इन्हीं साझी सुरक्षा हितों के मुद्दे पर सहयोग बढ़ाने के लिए आसियान रीजनल फोरम ARF आसियान रीजनल फोरम, अभी जो हमने बताया था आपको, ARF और ADMM का गठन किया गया है। ADMM का गठन किया गया है, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीट। ADMM का गठन किया गया है क्योंकि भारत और आसियान के बीच किसी प्रकार के विवाद नहीं है। भारत और आसियान के बीच किसी प्रकार के विवाद नहीं है, जबकि चीन आसियान के बीच दक्षिण चीन सागर का विवाद बना हुआ है। चीन आसियान के बीच दक्षिण चीन सागर का विवाद बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर का विवाद बना हुआ है। अगला पॉइंट, दक्षिण चीन सागर का विवाद बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समुद्री सुरक्षा, नस्ली दवाओं की तस्करी, आपदा प्रबंध, जैसे मुद्दों पर भी साझे सहयोग विद्यमान है। आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर भी साझे सहयोग विद्यमान है। आतंकवाद, दोनों देशों की सुरक्षा के लिए एक साझी चुनौती है। तो आपको हम याद दिला दें, अब देखिए, नस्ली दवाओं की तस्करी, आपको याद है कि इसी आसियान क्षेत्र में गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल इसका मतलब अफीम का अवैध व्यापार। एक है गोल्डन क्रेसेंट जो उधर है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अफीम का अवैध व्यापार का पहला केंद्र है जो हमारे पास है। अफीम के अवैध व्यापार का दूसरा केंद्र है जो इधर है आपका,
तो इसमें गोल्डन ट्रायंगल का मतलब है तीनों के मैप आपस में ट्रायंगल जैसे होते हैं, जिसमें कौन है? म्यांमार, लाओस और म्यांमार, लाओस और कंबोडिया है, थाईलैंड है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। इसका मतलब है तीन देश हैं जहाँ पे अवैध व्यापार है अफीम के, ये पहले से है। और आपको हम याद दिला दें, अब देखिए इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जहाँ जहाँ देखिए आर्थिक समृद्धि होती है, जहाँ जहाँ व्यापार बढ़ता है, वो सुरक्षा खतरे को लेकर चौकस हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा, इनके पास आर्थिक समृद्धि है लेकिन आकार छोटा है, तो सैनिक क्षमता उतनी बड़ी नहीं है। इसलिए अगर हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति है तो इनकी समुद्री सुरक्षा अपने आप हम कर लेते हैं। इनकी समुद्री सुरक्षा भारत ही कर लेता है। आज की डेट में अगर कोई भी इनके पास हथियारों का वैध आदान प्रदान करेगा, और समुद्री सुरक्षा कितने बड़े मायने होते हैं, ये दसियों साल पहले की बात है। मलेशिया का बड़ा दुर्भाग्य आया था। इसी ये पता चलता है कि समुद्री सुरक्षा कितनी बड़ी, भाई दुनिया में दो तिहाई तो समुंदर ही है। आप सीमाओं की तो रक्षा हम कर नहीं पाते, समुंदर तो ऐसा है कि बाउंडलेस ही है। समुद्र में किसी जहाज को ढूंढना ऐसे जैसे भूसे में सुई को ढूंढना। मलेशिया का दो एयरक्राफ्ट, दुर्भाग्य था कि समुद्र में गिर गया, मलेशिया ढूंढ नहीं पाया। सोचिए, एयरक्राफ्ट गिरा था, कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं गिरी थी। इसका सीधा मतलब है कि भारत और आज की डेट में आसियान देशों के बीच में कॉपरेशन चल रहा है, विश्वास है। 2004 में सुनामी आई थी, इंडोनेशिया बहा, तो साथ साथ वो फर्क अंडमान तक आया था। साझा समुंदर है, कॉपरेशन हो रहा है। इसलिए, और आप देखेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो आतंकवादी संगठन, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहते हैं कि हर जगह दुनिया में आतंकवाद फैल जाए। भाई कहा भी जाता है जो जैसा आदमी होता है वैसे अपने किस्म के पांच लोग पैदा करता है। नशेड़ी है तो चार और नशेड़ी बना देगा वो। अच्छा आदमी है, चार और अच्छे आदमी। आतंकवादी है, चार और बनाएगा। तो अलकायदा ने कई बार अपने पांव पसारने का प्रयास किया साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन उससे बड़ा कड़ा एक्शन लिया गया। और हम बात इसीलिए, आप देखो, बाली में 2003 में मैरियट होटल में बम ब्लास्ट किया गया था। क्योंकि इस समय अगर ठंडी में आप चले जाओगे तो पूरा थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया विदेशी पर्यटकों से पटा पड़ा होता है। और खासतौर पर यूरोप में, चूंकि बहुत ठंडी पड़ती है इस समय, और बहुत ठंडी में ओल्ड एज लोगों को बड़ी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी भीड़ चली जाती है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। अब भाई, अब अंग्रेज आएंगे तो आप जानते हैं उनकी लाइफ स्टाइल तो अलग है। बीच पे जाएंगे तो पैजामा कुर्ता पहन थोड़ी जाएंगे वो, तो अब उनके तरीके अलग है। तो इंडोनेशिया में कहा गया कि हमारी कल्चर खराब कर रहे हैं, इन विदेशियों को भगाया जाए। भाई कितना बड़ा टूरिज्म, कितना बड़ा इकोनॉमी का स्रोत है। और ये प्रॉब्लम मालदीव में ऑलरेडी हो चुकी है। मालदीव में याद रखिए, जब कट्टरवादी आगे बढ़ने शुरू हुए, तो मालदीव में कट्टरवादियों ने पहले यही कहा कि हम विदेशी टूरिस्ट हमारी जमीन पे ना आ पाए। तो उसका मतलब मालदीव पे फिर आपको मछली ही खा के रहना पड़ेगा। भाई तय कर लीजिए आप क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ कई बार कुछ लोग गोवा में आ गए और उन्होंने कहा कि विदेशी क्यों आते हैं, हमारी कल्चर खराब कर रहे हैं। एक मंत्री ने कहा कि यहाँ बीच पे आ क्यों रहे हो देखने को, घर में बैठो, संस्कार लगा के देखो टीवी पर, यहाँ क्यों आ रहे हो। कमाल की बात है। ये दोस्तों, जो रेडिकल फोर्सेस हैं वो चाहते हैं कि हमारे जैसे सब लोग हो जाएं। और ये बड़ा खतरनाक मामला है। इंडोनेशिया मलेशिया ने बिल्कुल कुचल के रख दिया। आप कभी नहीं देखेंगे कि इंडोनेशिया मलेशिया मेजॉरिटी इस्लाम की पॉपुलेशन है, आतंकवाद को पांव पसारने बिल्कुल नहीं दिया। और जबकि पश्चिम एशिया में आप देखेंगे सब उठापटक मचा रहता है। इसलिए इनके हमारे इंटरेस्ट है, तो जब इनमें कोई आतंकवादी घटना होती है तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो सुरक्षा के हित एक जैसे आते हैं। इसलिए आप देखेंगे अब लफड़ा होता है, कई बार पड़ोस का लफड़ा हमारे तक आ जाता है, उसमें हम कोई कोऑपरेशन, हमारा कोई रोल नहीं है। अब यही पड़ोस की समस्या है। आप जानते हैं म्यांमार में पहले से ही चैलेंज बना हुआ है। अगर आप देखेंगे
आपको बता दें, आज की डेट में करंट अफेयर क्या है। आज की डेट में आपसे पूछा जाए एक्ट ईस्ट के लिए प्रॉब्लम क्या है, तो सीधे दो प्रॉब्लम आ गई है। एक्ट ईस्ट लिए बाकी तो प्रॉब्लम रहती ही थी, बांग्लादेश अनस्टेबल हो रहा है और म्यांमार बर्बादी का पे है। ये बड़ा चैलेंज है हमारे एक्ट ईस्ट के लिए। अब ईस्ट और वेस्ट में कंपैरिजन देख लीजिए। मनमोहन सिंह ने सपना देखा था काबुल पहुंचने का पाकिस्तान होकर, वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक सपना हमारा जल्दी ही पूरा होने वाला है। यहाँ से बैठेंगे और सीधा जाएंगे कोलकाता, कोलकाता से सीधा उसके बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी से मणिपुर, और मणिपुर बाया म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड। ओ माय गॉड, ये कनेक्टिविटी जल्दी ही प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। यानी सीधे भारत से थाईलैंड का हाईवे बन रहा है। और ये भी आपको याद दिला दें, अगर आपको भी मन हो साउथ ईस्ट एशिया जाने का, रेल का इंतजार मत करिए, पैदल भी जा सकते हैं। आपको पता है नेताजी कैसे चले गए सिंगापुर। नेताजी ने इसी पैदल रास्ते का प्रयोग किया था। आज भी कोई मणिपुर से जाना चाहे सिंगापुर तक, वो पैदल पहुंच सकता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। रास्ता मैं उसको बता दूंगा। तो ये खास बात है। इसलिए आज की डेट में म्यांमार का स्टेबल होना, तभी अब करंट अफेयर की बात क्या है, भारत म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम को हमने बंद कर दिया है। पहले भारत म्यांमार के बीच में एक अनोखा समझौता था। अनोखा समझौता ये था, यानी नेपाल के साथ तो फ्री, यानी या तो किसी के साथ हमारी सीमा फ्री होती है या सीमा बंद होती है। म्यांमार के साथ अजब ही समझौता था। म्यांमार के साथ कि इधर भी कुकी, इधर भी कुकी, इधर भी नागा, इधर भी नागा। तो आप देखो कि मणिपुर में म्यांमार से आने वाले लोग भी समस्या पैदा कर रहे हैं। अब चूंकि इनके वैवाहिक संबंध होते हैं, जनजातियों के आपस में खूब विवाह वगैरह होते थे, तो होता क्या था कि जब कोई व्यक्ति भारत से जाना चाहेगा म्यांमार में, 12 किलोमीटर तक, भारत की सीमा के अंदर 12 किलोमीटर तक बिना वीज़ा पासपोर्ट के जाएगा। उधर से 12 किलोमीटर तक आएगा बिना वीज़ा पासपोर्ट के। और समझौता ये बना था कि अगर सीमा पर कोई व्यक्ति जनजाति समुदाय का आ जा रहा है, तो उसकी चेकिंग नहीं होगी। और जिसने सर पे सामान ले रखा है उसको कोई चेक नहीं करेगा, असम राइफल उसको चेक नहीं करेगी। हाँ, कहीं वाहन पे सामान रखा रखा है तो चेक किया जाएगा, लेकिन जितना सामान वो सर पे उठा सकता है उसकी चेकिंग नहीं होगी। और जनजाति समुदाय के लोग का बाबला कल्चर है, 12 बजे रात निकलते हैं ताड़ी उड़ी पी के। असम राइफल के लिए कई बार प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अभी हमने ये बंद कर दिया है। पहली बार हमने म्यांमार की सीमा बंद कर दी। लेकिन आप याद रखिए, ऑफिशियल बंद होने में अनऑफिशियल में डिफरेंस होता है। सीमा पर कोई बाढ़ तो है नहीं। अब बाढ़ जब सीमा पे नहीं है तो इतनी कटी फटी सीमा है, पहाड़ी क्षेत्र है, अब कहाँ से रोक लेंगे। तो आधिकारिक मामले से बंद कर देना, एक्चुअल में बंद होना, दोनों बातों में फासला होता है। लेकिन यही करंट अफेयर है कि कई चीज़ें अचानक हो जाती हैं जो आपके बस में नहीं होती। और उसी एक मामले में है रोहिंग्या समस्या। उसी एक मामले में रोहिंग्या समस्या है जो हो रही है म्यांमार से, लेकिन प्रभावित हमें भी करती है। तो थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद हम उस पर आते हैं। क्या लिखा आपने, क्या लिखा आपने, अगला पॉइंट लिख लीजिए। भारत, भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के बीच भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को और सुगम बनाने के लिए आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को और सुगम बनाने के लिए कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है।
कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मुख्य है, जो मैप में आपके सामने है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मुख्य है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मुख्य है। और ये कालादान रिवर है जो म्यांमार से बहती है, और ये मल्टी मॉडल क्यों है? क्योंकि इस कनेक्टिविटी में सड़क भी है, नदी भी है, समुद्र भी है, मल्टी मॉडल है। इसका मतलब है अब कभी आपको अगर आ जाए, और कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट तो पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब म्यांमार के रखीना प्रांत में बार बार प्रॉब्लम आने से प्रोजेक्ट रुक रहा है। अन्यथा भारत ने अपनी साइड तो प्रोजेक्ट बना दिया है। अब कभी आपको अलग से इस पर लिखने को आ जाए कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, देख करंट अफेयर कब बनेगा? जिस साल इसका उद्घाटन होगा, तो स्वाभाविक रूप में करंट अफेयर का विषय बनेगा। तो कभी कालाधार मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर लिखने को आ जाए तो आपके पास 5 पॉइंट क्या होगा? बहुत अच्छी बात है। मन मन में क्यों बोल रहे हैं मेरे बच्चों? तो कंठ साफ कर लो थोड़ा। आवाज थोड़ा तेज कर दो, इतना नजदीक होकर नहीं मैं सुन पा रहा हूँ। आर्थिक और इतना अमूर्त बात कहोगे तो कैसे बात बनेगी? आर्थिक व्यापारी तो कहीं भी कर सकते हो। जैसे अब मैं आपसे पूछूं कालाधर मल्टी मॉडल के फायदे क्या है? राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? वो तो हर पॉइंट में आ जाता है, राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा। अरे कोई कॉन्क्रीट बात आप बताओगी तब तो बात बनेगी। मैप आपके सामने है, बताओ मेरे बच्चे। अच्छी बात है, एक ही पॉइंट। अरे मेरे बच्चों देखो, यही एप्लीकेशन है, बार बार मैं कहता हूँ आपको जो पूछा जा रहा है उसमें अब कुछ भी हो तो आपके पास जवाब रेडीमेड 5 पॉइंट होना चाहिए। अरे कालाधर मल्टी मॉडल आपको दिख गया कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन इन्वॉल्व है, कौन सा रीजन है, इसके बाद आप 5 पॉइंट अब निकाल लीजिए। अरे सीधी सी बात है भाई, एक्ट ईस्ट यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रभावी होगी, व्यापार निवेश बढ़ेगा। तो 100 भाई मुक्त व्यापार पहले से है, 123 पहले से, दूसरा बिमस्टेक इसी रीजन में है, बिमस्टेक आगे उसको अलग से भी देख सकते हैं। तीसरा पूर्वोत्तर राज्य का विकास, ये हमारी प्राथमिकता में है। और चौथा स्वाभाविक रूप में चाइना के साथ हम रोड बेल्ट में है नहीं, तो म्यांमार के साथ हमारे संबंध अच्छे बढ़ेंगे। और इसमें कल्चर, पर्यटन, टूरिज्म, जब कोई हाईवे बनेगा तो हाईवे का इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, कल्चरल इम्पैक्ट होता है। भारत में हमारे बुद्धिज्म का तो संबंध पहले से है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास होगा, सांस्कृतिक संबंध आगे बढ़ेंगे, और चाइना के रोड बेल्ट प्रोजेक्ट का हमारे पास विकल्प भी होगा, जिससे पड़ोस में शांति स्थिरता के मौके मिलेंगे। तो कहने का मतलब एक ही बात तो आती है, बिम्स्टिक पूछा या कमोबेश वही उत्तर फिर आएगा, आसियान पूछा जाए फिर कमोबेश वही उत्तर आएगा, कालाधार मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसफर प्रोजेक्ट में यही उत्तर आएगा। अरे प्रोजेक्ट होगा क्यों? व्यापार के लिए होगा, कहाँ से जा रहा है उसको फायदा जरूर मिलेगा। क्या विकल्प है? चाइना है तो क्या विकल्प है, उसके फायदे मिलेंगे, यही मामले तो है। इसे याद रखिएगा, बहुत ध्यान देखने की बात है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि ये जियो पॉलिटिक्स का फर्क है। आप याद रखिएगा, आपके गांव का जो खेत है, आपके जो सबसे घर के बगल खेत है, उस पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो खेत जो 5 किलोमीटर दूर है उस पर कभी कभी पहुंच पाते हैं, इससे वो खतरे में हमेशा होता है। ऐसा ही जोग्राफिकल फैक्ट राष्ट्र के पास है। चाइना को इसलिए समस्या होती है तिब्बत से, यूनान से, सिंकियांग से, वो शंघाई बीजिंग से 2500 किलोमीटर दूर है। ऐसे यहाँ से नागालैंड है। जब दिल्ली से नागालैंड आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल किनारे है, किनारे पड़ा हुआ है। मेरे क्लास के वो बच्चे जो एकदम खोपचे में बैठे हुए हैं,
भाई मेरा ध्यान आगे है या एकदम खोपचे में? दूसरी बात, लेकिन कभी आप दक्षिणी पूर्वी एशिया से खड़े होकर दिल्ली को देखिए, तो नॉर्थ ईस्ट बीच में आएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट को हमने बीच में कर लिया, तो याद रखिए आसपास नॉर्थ ईस्ट की समस्या हल नहीं होगी, आसपास ही समस्या नहीं होगी विकास से। और विकास का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब देखिए व्यापार केंद्र से बनाइए, और यही तो, इसीलिए यही तो आजकल आजकल देखिए एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट में पॉलिसी लेवल पर डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है एग्जीक्यूशन पर। डिफरेंस एग्जीक्यूशन पर है। एग्जीक्यूशन कैसे? हमने टारगेट रखा कालीदार मल्टी मॉडल को निश्चित में पूरा करेंगे, एग्जीक्यूशन कैसे? पहली बार साउथ ईस्ट एशिया के हर देश के साथ हमारी विमान फ्लाइट है। बोध गया से सीधे फ्लाइट है म्यांमार को, बोध गया से सीधे फ्लाइट है थाईलैंड को, तभी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अरे भाई टूरिज्म है, कल्चर है, आपके पास फ्लाइट ही नहीं है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ऐसा थोड़ी है कि सामरिक अब नहीं रहा, सुरक्षा नहीं रहा। इस बात को कैसे हमने एग्जीक्यूट किया, कैसे प्रभावी हाई लेवल विजिट आगे बढ़ी, बुद्धिज्म का सम्मेलन आयोजन किया, और स्वाभाविक रूप में सामरिक रूप में भी आगे बढ़ गए, फिलीपींस को ब्रह्मोस दे दिया। तो लोक ईस्ट और एक्ट ईस्ट के कंटेंट में फर्क नहीं है, एग्जीक्यूशन में फर्क है। पर देखने और करने में तो फर्क होता है ना। पता चला कारवां चला गया, गुबार देखते रहे। देखेंगे या करेंगे? अब पता चला टाइम टेबल देख रहे हैं, ये पढ़ना है, और उसके बाद नींद आ जा रही है, और पता चला पढ़ रहे हैं। दोनों बातों में फर्क होता है। इसीलिए बेसिक बातें तो एक जैसी हैं, एग्जीक्यूशन में फर्क है। हाई लेवल विजिट, टूरिज्म या कनेक्टिविटी, और उसको कंप्लीशन, लेकिन कई चीज़ें कम टाइम लिमिट टू पे पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्या और फंस रही है। इसका मतलब है एक ही चीज़ पढ़ के आपके पास 5 चीज़ों के उत्तर होने चाहिए। स्मार्ट आदमी ऐसे काम करता है। अब पता चला हमने एक टेस्ट पढ़ लिया, और कल कल बिमस्टेक के बारे में कोई नया घटनाक्रम हुआ, तो एग्जामिनर ने बिमस्टेक उठा के दे दिया, वहाँ गोल हो गए आप। कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसफर, तो वहाँ गोल हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास हर प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, कुछ भी पूछा जाए। स्मार्ट आदमी आपदा प्रबंध को साथ रखता है। हमारा एस्टिमेटेड प्रश्न आएगा तो हमारी प्रेफरेंस है, लेकिन कोई भी सवाल आएगा तो ही मैं उसका जवाब दे दूं। आगे लिखिए, गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आप बड़े गंभीर हो जाते हैं। देखिए यही पढ़ने का तरीका है आपको। इसे मैं बार बार कहता हूँ, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है कि अच्छे से पढ़ने की जरूरत है? और अच्छे से पढ़ ले, कोई करंट अफेयर जैसे कोई चीज़ ही नहीं होती भाई। कल के लिए कराधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा। भारत आसियान के सम्मेलन होने से सारे मुद्दे थोड़ी बदल गए, सारे मुद्दे तो वही हैं आपके। क्या लिखा आपने? आगे, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त भारत और थाईलैंड के बीच म्यांमार होकर, भारत और थाईलैंड के बीच म्यांमार होकर राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। भारत और थाईलैंड के बीच म्यांमार होकर राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। अगला पॉइंट, भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ पहले से ही साझे सैन्य अभ्यास आयोजित होते थे।
भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ पहले से ही साझे सैन्य अभ्यास आयोजित होते थे। अब देखो उनके नाम क्या है, जैसे कभी बोल्ड कुरुक्षेत्र, कभी मिलन। अब बहुत ध्यान से देखने की बात है मेरे बच्चों। सामरिक संबंध कई लेवल होता है। सैनिक अभ्यास करना है तो इनिशियल लेवल की बात है। और अभी हमने एक्ट ईस्ट में क्या किया है, देखिए लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट में एक बड़ा फर्क किया गया। एक्ट ईस्ट में हमने चीन की बहुत कंसर्न को छोड़ दिया है। लुक ईस्ट में हम बाकायदा साउथ चाइना से में इंटर करने से बार बार डरते क्यों थे। अभी भारत से पूछा था साउथ चाइना सी पर आपका आपका क्या अप्रोच है। हमने कहा चीन समुद्री संचार मार्ग को रोक रहा है, ये बहुत बड़ा रिएक्शन है। ये स्टैंड बहुत बड़ी बात है कि हमने कहा चीन समुद्री संचार मार्ग को रोक रहा है। और आप याद रखिएगा, एक होता है एयर आइडेंटिफिकेशन जोन। एयर आइडेंटिफिकेशन जोन का सिंपल मतलब ये है कि जब भी कोई देश हमारी समुद्री सीमा के बाद हमारे भूभाग में आएगा तो उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से परमिशन लेना पड़ेगा। दुनिया कोई भी जहाज हमारे एयर स्पेस में बिना हमारी परमिशन से नहीं आ सकता। उसी परमिशन देने की प्रक्रिया को कहते हैं एयर आइडेंटिफिकेशन जोन, AIZ, एयर आइडेंटिफिकेशन जोन। लेकिन आज तक ये कभी भी निर्जन आइलैंड पे इसका प्रयोग कभी नहीं किया गया। वो पहली बार चाइना ने सेंकाकू आइलैंड पे प्रयोग कर दिया है। चाइना ने सेंकाकू पर AIZ लगा दिया है। इसका मतलब है चाइना ऊपर के भी प्रवाह को बाधित कर रहा है, जैसे बेलारूस ने किया था। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है, बहुत बड़ी बात है। हम दक्षिण चीन सागर में जा भी रहे हैं और इसके साथ हम एक कदम और हमने बढ़ा दिया। इसका मतलब है हम बार बार कह रहे हैं चाइना समुद्री संचार मार्ग को बाधित कर रहा है। इसका मतलब आप जानते हैं, चाइना फिर तो बेवड़े राज्यों में शामिल हो गया। किसी महाशक्ति को ये सब काम करना चाहिए? महाशक्ति को सहायता देना चाहिए या बाधित करना चाहिए? कमाल की बात है यार। अरे को महाशक्ति तो कहा जाता है कि वो तो रूल मेकर होता है दुनिया का। अरे वो व्यवस्था बनाए रखने में भूमिका अदा करता है, क्योंकि पूरी राज्यों में संप्रभुता है। याद रखिएगा, अगर दुनिया का हर राज्य संप्रभु है तो IR की प्रॉब्लम आप देखिए। IR की प्रॉब्लम ये है भाई, अगर आपके पड़ोस में कोई झगड़ा हो जाए फिर पुलिस को आप बुला लेंगे, लेकिन दो दबंगों के बीच IR में झगड़ा हो जाए कौन सी पुलिस आप बुलाएंगे। और रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े में कौन मध्यस्थता कर पा रहा है, क्योंकि हर राज्य संप्रभु है। और ऐसे ही शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्य को दबाएगा, उसको रोकने के लिए दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है, अराजकता ही मचेगी दुनिया में। इसलिए माना जाता है कि बड़ा राज्य तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी का परिचय दे। और बड़ा राज्य ही पता चला समुद्र में किसी का इंक्रोचमेंट कर रहा है। यही तो बार बार इंडिया कहता है चीन विस्तारवादी अपना रहा है। आप जानते हैं टेक्निकली कहते हैं चीन रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी आलोचनाएं हैं, शब्द नहीं है ये। तो चीन इसमें तिल मिलाता है। अब तिल मिलाता है तो क्या उखाड़ लेगा हमारा। अरे मेरे बच्चों, कमाल की बात है। जिसके साथ झगड़ा हो खुल के झगड़ा कर लो एक बार। वही हमने अभी अपना रखा है। हमने कहा भाई देखो, ये सब नहीं कि संकोच, बड़े भाई हो, भाई भाई हो। अगर एक बार हमारे घर में आओगे तो फिर हम औकात बता देंगे, क्योंकि इंडिया न वियतनाम है, न ब्रुनई है, न फिलीपींस है, न ही। और एक बात याद रखिए, फिलीपींस, और दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिलीपींस ने क्या सोचा, फिलीपींस साउथ एशिया एक देश है, छोटा देश है। तो फिलीपींस को ये लगा कि भाई ऐसा है, अमेरिका के साथ लगता है हम अच्छे संबंध बना रहे हैं, इसलिए चाइना की नज़र हम पे तिरछी होती है। तो हम ऐसा करते हैं कि अमेरिका के साथ संबंध थोड़ा सा कम करते हैं, तब हो सकता है फिलिस्तीन खुश हो जाए, चीन खुश हो जाए। चीन का व्यवहार एक रत्ती नहीं बदला। चीन फिलिस्तीन का भी एक आइलैंड दावा कर रहा है, सॉरी फिलीपींस का। फिलीपींस ने कहा भाई हम उधर से हट गए तब भी तुम ऐसा कर रहे हो। चीन ने कहा 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा भाई दुर्योधन हो गया है क्या, 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये गलतफहमी भूल जाइए कि हम चीन की संवेदना का ध्यान रखेंगे। हमारे लिए चीन पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता, और हम बाकी के लिए, चीन के लिए बाकी को छोड़ दें। कमाल की बात है यार, नहीं करेंगे ऐसा। तो चीन को बुरा लगता हो तो लग जाए।
लिख लो मेरे बच्चों, क्या लिखा आपने? लेकिन अगला पॉइंट, लेकिन लेकिन एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत, लेकिन एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत भारत ने सिंगापुर के साथ लॉजिस्टिक्स सहयोग का समझौता, संपन्न किया है। लॉजिस्टिक्स सहयोग का समझौता संपन्न किया है, जिससे जिससे मलक्का मलक्का संधि पर भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हो गई है। मलक्का संधि पर भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हो गई है। मलक्का संधि पर भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हो गई। अब देख रहे हैं सिंगापुर कहाँ है। और याद रखिएगा, ये बड़े देश का कमाल होता है, दक्षिण पूर्व एशिया के ज़्यादातर देशों को डिफेंस ट्रेनिंग हम देते हैं। सिंगापुर के पायलट हमारे यहाँ आते हैं जहाज उड़ाने। आपको पता है सिंगापुर में क्यों नहीं उड़ा पाते? छोटा देश है। तो सिंगापुर के, इसलिए छोटा मोटा देश तो एयरफोर्स रख नहीं पाता। एयरफोर्स रखेगा क्या? जैसे एयरफोर्स उड़ाएगा दूसरे के देश में पहुंच जाएगा। सिंगापुर के पायलट हम ट्रेंड करते हैं। और बड़े देश होने का फायदा देखिए मेरे बच्चों, 26 जनवरी को जो हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट आता है दिल्ली में परेड के लिए, जोधपुर से उड़ान भरता है। जोधपुर से यहाँ की दूरी 600 किलोमीटर है। जैसे उड़ान भर कर लाइन लेंथ लिया, इंडिया गेट से पार हो गया। पार होते होते पहुंच जाता है बिहार। मैंने ज्यादा ही बता दिया। मेरठ तक तो मेरठ, उसको वापस ले मेरठ चला जाता है, इतनी स्पीड होती है उसकी। इसे सिंगापुर के लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं। लॉजिस्टिक समझौते का मतलब ये समझ लीजिए, लॉजिस्टिक समझौते का मतलब ये हो गया कि अब हमारा हमारा नेबल शिप या तो पूरा घूम के जाए। अगर नेबल शिप को निकालना है मलक्का संधि से, तो भाई व्यापारिक व्यापारिक जहाज तो मलक्का संधि से जा सकते हैं। नेबल शिप को मलक्का संधि से निकालना है तो परमिशन सिंगापुर की जरूर पड़ेगी, क्योंकि वो उसका एरिया है। हमने सिंगापुर से कहा, हम कि भाई भाई तुम भी पुर हम भी पुर, और दोस्ती पुरानी रही है, तो आ जाए। इंडिया ने कहा आ जाओ सीधे। इसका मतलब हमारे नेवी सीधे कहाँ से निकलती है? यहाँ से, मलक्का से हमारी नेवी सीधे निकलती है। और एक बात याद रखोगे, चाइनीज कभी हिमालय पे कोई लफड़ा फंसा है, यही खोपचे में लेके ठीक कर देंगे। ये चाइना के दुखती रग होती है। चाइना इससे बहुत डरता है। चाइना को पता है कभी भी अगर हिमालय पर कोई लफड़ा हुआ तो हम सीधे कहाँ उसको रोकेंगे? मलक्का संधि पे। इसमें सिंगापुर हमारी बड़ी मदद करता है। और इसलिए पूर्वी एशिया का सम्मेलन हो रहा था, उसमें सिंगापुर ने कहा हमारा दोस्त भी आएगा। चीन ने कहा तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? उनका INDIA। चीन ने कहा बेकार की बात करते हो, वो ईस्ट में कहाँ है? वो तो साउथ में है। सिंगापुर ने कहा पॉलिटिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन ज्योग्राफी। मेरे दोस्तों, अब ज्योग्राफी वाले तय करते रहे कि कौन ईस्ट में है कौन साउथ ईस्ट में है। हम तो किसी को भी खोपचे में ले सकते हैं। पॉलिटिक्स की कोई सीमा नहीं होती। सीमा किसके लिए है? ओ माय गॉड।
अरे हम तो, ओ माय गॉड। अच्छा, अब जरा सोच के देखो। इसलिए, और दूसरी बात है, दूसरा क्या है? फिलीपींस। आप जानते हो फिलीपींस, और अभी अभी हम वियतनाम गए थे कुछ दिनों पहले। वियतनाम हमारे राष्ट्रपति गए थे, और राष्ट्रपति ने कहा वियतनाम, ये बताओ, अच्छा वियतनाम क्या जबर, क्या मिर्ची तल लटका हुआ है, देख रहे हैं? ये ऐसे इतना जबरदस्त जियो पॉलिटिकल पोजिशन। यहीं पे देखिए लाओस मर रहा है बेचारा। लाओस लैंड लॉक है बेचारा, कभी उबर नहीं पाया। और जरा देखो वियतनाम, ओ माय गॉड, बस खड़े हो कूद जाओ समुद्र में, जहां से चाहो वहीं से भाग जाओ, कोई लफड़ा ही नहीं है। हमारे राष्ट्रपति गए थे वियतनाम, से पूछा भाई इधर उधर कुछ तुम्हारी नेवी भी नहीं चल रही क्या, लफड़ा है, इतने शांत क्यों बैठे हो? उनका भाई पेट्रोलिंग वाले शिप वगैरह नहीं है। हमने कहा दोस्त है, मांगना चाहिए हमसे। हमने पेट्रोलिंग शिप दिया है वियतनाम को, और हमने कहा याद रखना पेट्रोल करना, कोई सामने हो भिड़ा देना, उसके बाद हम देख लेंगे उसको। इसका सीधा मतलब है चाइना पाकिस्तान को इतने, पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश सबको नेवी की सामान दे सकता है, हम न दें? दे कि न दे? सीधी बात है। इसे लुक या एक्ट, एक्ट, बातें मत करो। और दूसरी बात है कि वो सैन्य अभ्यास, अरे वो सैन्य अभ्यास तो छोटी मोटी बातें हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ो, यानी एक्ट क्या है, लुक का नेक्स्ट पार्ट है, बाकी विषय वस्तु थोड़ी चेंज है। ठीक है, इसी के लिए अब अच्छा ये देखो, ये भी याद रखना, आजकल हमने कहा भाई हथियार बेचने का समय आ गया है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नेहरू जी ने कहा था हथियार हमें नहीं लेना है। आज दुनिया, पूरी दुनिया में वेपन्स का नया यूज आ रहा है। वेपन्स व्यापार का बहुत बड़ा माध्यम है। 2023 में आज तक के इतिहास में भारत का डिफेंस सबसे ज्यादा मात्रा में बिका है। अरे भाई चाइना बेच रहा है, और अगर अपने दोस्तों को भी हम हथियार नहीं दे पाएंगे तो सारे चाइना से ले लेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी काम है ये। और अभी हमने वियतनाम को, हम के वियतनाम भाई तुम्हें क्या चाहिए बताओ, ब्रह्मोस है हमारे पास। वियतनाम ने कहा भाई कोई नाराज हो जाएगा, हमने कहा चिंता मत करना हम हैं। वियतनाम ने कहा भाई तुमको झाड़ के पेड़ पे चढ़ा रहे हो। हर देश होशियार होता है। तब तक मैंने फिलीपींस को ऑफर किया। हमने कहा बहुत हो गया दोस्त, तुम्हारी जमीन ऐसे कब्जा हो जाएगी और 9 डैश लाइन चक्कर में तुम फंस जाओगे, तुम्हारा ईजेड है कहाँ? फिलीपींस ने कहा हाँ यार ये तो बात गड़बड़ है। हमने कहा इसे प्यार से चीन नहीं समझता, कुछ लोगों को समझाने के लिए सीधा। फिलीपींस ने कहा फिर, और कहा भी जाता है ये डील मनमोहन सिंह के समय होने वाली थी, लेकिन मनमोहन सिंह थोड़ा डर गए। भाई गठबंधन की उसमें दिक्कत, सरकार गठबंधन सरकार दिक्कत, एक कदम आगे दो कदम पीछे, 50 तो दबाव डालने वाले लोग थे। महाराष्ट्र में देख रहे हैं गठबंधन सरकार बनने में पसीने छूट जा रहे हैं। और देखो इधर गुरुजी एक दिन मुख्यमंत्री बन के एकदम मौजे मौजा डॉगी के साथ खेल रहे हैं। तो समस्या तो वही है, मनमोहन सिंह को सौदा रोकना पड़ा था, और कहा जाता था दबाव चीन का था कि आप इधर हथियार मत दीजिए। आजकल हमने बिल्कुल खुला खेल कर दिया है दोस्तों, कि खुल्लम खुल्ला है, हथियार देंगे, ऐसे नहीं है। हर जगह अपने काम वाली चीज मत निकालो। क्या लिखा आपने? हाँ, भारत के द्वारा, इसे हाँ इसे लिख लीजिए, भारत के द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र देने का निर्णय। भारत के द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस, ब्रह्मोस, ठीक है। ये प्रक्षेपास्त्र है भाई, ब्रह्मोस निर्यात करने का निर्णय। ब्रह्मोस निर्यात करने का निर्णय दूरगामी महत्व का है। ब्रह्मोस निर्यात करने का निर्णय दूरगामी महत्व का है।
क्योंकि क्योंकि एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत क्योंकि एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत भारत चीन के दबाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन के दबाव को मानने के लिए तैयार नहीं है, और यदि चीन भारत के हितों यदि चीन भारत के हितों को उपेक्षित करता है, यदि चीन भारत के हितों को उपेक्षित करता है, तो भारत भी चीन के चिंताओं को मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत भी चीन की चिंताओं को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब दो तरीके से इस बात को देख सकते हैं, एक तो दक्षिण चीन सागर, दूसरा बिमस्टेक। बिमस्टेक को अलग से भी आप देख सकते हैं, बिमस्टेक को हम अलग से देख सकते हैं। हेडिंग चेंज कर लीजिए, बिमस्टेक, अगला हेडिंग है बिमस्टेक। ये सब तो एक्ट ईस्ट के ही पार्ट हैं। अब वही तरीका हमारे पास है, और चैलेंजेस तो मैंने पहले बता दिया, चैलेंजेस लगभग सबके लिए कॉमन आएंगे। बिमस्टेक की बात करनी है, दक्षिण चीन सागर की बात करनी, तो अलग अलग से कोई बड़े मुद्दे हैं ये, और ख़ास तौर पर बिमस्टेक में चूंकि भारत है और इसका बड़ा महत्व है। तो जब हम बिमस्टेक की बात करते हैं, इसमें कौन है, मेंबर कौन है? भारत, और कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, ये बिमस्टेक के मेंबर हैं। स्वाभाविक रूप में बिमस्टेक अगर ये मेंबर है तो सहयोग किस बात का होगा? देखिए, जहां भी इतने मेंबर मिले तो सहयोग बहुपक्षीय होगा या द्विपक्षीय? सहयोग बहुपक्षीय होगा। अब सहयोग बहुपक्षीय होगा तो स्वाभाविक रूप में किन मुद्दों पर होगा सहयोग? अरे सीधी सी बात है, जैसा कि ईस्ट के साथ है वही कॉपरेशन तो होगा, तो कहाँ पे सहयोग होगा? व्यापार, दूसरा पर्यटन, परिवहन, तीसरा कनेक्टिविटी, चौथा सुरक्षा, आतंकवाद, सांस्कृतिक सहयोग। अब देखिए, अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो फिर इंफॉर्मेशन तो यही है इसके बारे में,
लेकिन आप जानते हैं कि हमारे हमारी इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इशूज़ है। अब सवाल है कि इनमें इशूज़ क्या है। पहला, इशूज़ हम अलग तरीके से आएंगे। जैसे कि अगर हम इशूज़ की बात करें तो सवाल है कि ये बिमस्टेक की स्थापना कब हुई? 1997 में। बिमस्टेक बना 97 में। तो आप जानते हैं कि जब एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए कि 97 में बना, तो अपने आप में फिर 90 के बाद का मतलब उदारीकरण, निजीकरण। 90 के बाद का मतलब है कि भारत की लोकिस्ट पॉलिसी, एक्टिस्ट पॉलिसी। एक्टिस्ट का स्पेशली नाम दिया गया 2014 में। बात तो वही है, थोड़ा फोकस ज़्यादा है। और फिर हमने कहा कि जब अगर हम लुकिस्ट की बात कर रहे हैं, एक्टिस्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इधर तो म्यांमार में तो हमारा रिलेशन शुरू से होना चाहिए, लेकिन आपको इधर कहानी म्यांमार की बता दें। और शायद मैंने इतिहास में पिछली बार बताया भी था आपको, अतीत में किस तरीके से म्यांमार के साथ हमारे संबंध बड़े भाईचारे वाले शुरू हुए थे, जैसे नेपाल के साथ थे, जैसे कुछ हद तक चीन के साथ थे। भारत और म्यांमार के संबंध खराब होने शुरू हुए 62 के बाद से, क्योंकि वहाँ चेट्टियार समुदाय के लोगों को मारा गया। और चेट्टियार समुदाय के लोगों को नहीं, अब वो तो वहाँ बाद में रोहिंग्या मुस्लिम को मारा गया। क्योंकि मामला क्या है, म्यांमार में सत्ता में तानाशाही सरकार है। म्यांमार में सेना का बड़ा प्रभावी वर्चस्व रहा है, नंबर एक। दूसरी बात, हर विकासशील देश जैसा वहाँ भी निर्याती समस्या है। बुद्धिस्ट समुदाय के लोग बहुमत में हैं, लेकिन जनजातीय आबादी भी है। जनजातीय मिजो हैं, कुकी हैं, नागा हैं। तो अब सवाल है कि म्यांमार में जब तक ये तानाशाही सरकार चली है, तो म्यांमार में लोकतंत्र की बड़ी आवाज़ आती रही है। लेकिन तानाशाही सरकार ने, सेना ने उनको पीछे कर दिया। इसलिए आज की डेट में म्यांमार, आज की डेट का हाल ये है। ये और एक बार यहाँ पे नहीं हुआ। 1988 के बाद लोकतंत्र यहाँ बहाली हुई। उसके बाद आंग सान सू की और परवेज मुशर्रफ दुनिया के दो दुर्भाग्यशाली लोगों में है, जो चुनाव जीतने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन चुनाव जीतना अपने आप बहुत बड़ी बात होती है। क्या? नवाज शरीफ। हाँ, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ और आंग सान सू की। अब आप याद रखिएगा, आंग सान सू की एक बार चुनाव जीती, फिर शासन में आई, सेना ने फिर भगा दिया। दूसरी बार चुनाव जीती, फिर शासन में आई, सेना ने फिर भगा दिया उनको। इसलिए आज की डेट में म्यांमार में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। मतलब 1/3 पार्ट पे एक तरीके से इंसर्जेंट का कब्जा है, और वो 1/3 पार्ट वो है जो नॉर्थ ईस्ट की आबादी से लगा हुआ है। अब सोचिए, हमारे हमारे पास तो बिला वजह की फजीयत है। म्यांमार एक तो हमें यहाँ से प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरा अब स्वाभाविक रूप में सेना की सरकार आई। तो आप याद रखिए कि सेना की सरकार जहाँ भी होती है, देखिए लोकतांत्रिक सरकार के साथ कितने बोल वचन हो जाए, वो सामंजस्य से ही चलेगी, क्योंकि उसे हर समुदाय का वोट चाहिए। लेकिन तानाशाही और सैनिक शासन के पास तो ऐसा कोई मर्यादा प्रतिबंध होते नहीं। तो इन्होंने पहले चट्टियार समुदाय के लोगों को भगाया था। बाद में क्या हुआ, रोहिंग्या को भी नागरिकता देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि पहले सब भारत बांग्लादेश सब तो एक ही में थे। बाद में अलग हो गया। रोहिंग्या समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय के थे, और अभी भी हैं। तो इनके साथ झगड़ा इनका चलता रहता था। लेकिन बांग्लादेश, उनको म्यांमार ने नागरिकता देने से मना कर दिया। और बार 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 ये म्यांमार कह रहा था कि सारे रोहिंग्या वापस जाएं बांग्लादेश में। तो सवाल है, बांग्लादेश में पहले से ही रहने की जगह नहीं है, तो बांग्लादेश में आएंगे तो रहेंगे कहाँ? बड़ी समस्या थी। उसी बीच में घटनाक्रम और आ गया। रोहिंग्याओं के खिलाफ वहां की सेना को और कड़े एक्शन लेने के बहाने तब मिल गए, जब इस मामले को बढ़ता हुआ देख पाकिस्तान ने अपने कुछ एजेंट को भेजा म्यांमार। ये पाकिस्तानी काम करता है बांग्लादेश को। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में अचानक उबाला गया है क्या ये? पाकिस्तान पूरी दुनिया में रेडिकलाइजेशन पैदा करने में नंबर एक रहा है, ये बात हकीकत है ये। तो पाकिस्तान ने अपने लोगों को भेजा बांग्लादेश। पाकिस्तान मालदीव में लोगों को भेजता है, भाई भारत के खिलाफ उसके इस तरीके के सब काम होते रहते हैं। तो पाकिस्तान ने कई लोगों को भेजा रोहिंग्याओं के पास, और रोहिंग्याओं को उकसा दिया कि ऐसी बात नहीं बनेगी, हमें लड़ना है सीधा है। और रोहिंग्या जोश में आ गए, सेना पे हमला कर दिया। उसके बाद तो सेना को बहाना मिल गया, और
3 से 4 लाख रोहिंग्याओं को फिर मार के भगा दिया सेना ने। अच्छा, उसमें ज़्यादातर लोग तो गरीब ही होते हैं। रोहिंग्या का मतलब क्या है? दुनिया का नितांत गरीब समुदाय। तो अब रोहिंग्या ने सोचा देखो भाई किस्मत बदलनी है, तो पहले चलते इंडोनेशिया मलेशिया, हो सकता है वो शरण दे दे, क्योंकि आसपास में सबसे अमीर तो वही थे। रोहिंग्या लेके पहुंचे नाव, इंडोनेशिया मलेशिया ने घुसने नहीं दिया। ये बात बड़ी ध्यान सुनने की है कि कोई भी राज्य पहले सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों को ही रखता है, क्योंकि इंडोनेशिया मलेशिया को पता था। अब देखिए प्रॉब्लम ये होती, कोई भी देश सोचता है भाई रोहिंग्या कोई शरणार्थी, शरणार्थी के बेस में कौन आ रहा है क्या पता है। देखिए दुनिया में देखने के दो नजरिए हैं, मानवता का नजरिया अलग होता है। मानवता का नजरिया क्या है? आपने खड़क सिंह वाली कहानी सुनी है, डाकू खड़क सिंह? नहीं सुनी है, सुनने की जरूरत भी नहीं है। खड़क सिंह की कहानी बस ऐसी है, आपके जीवन की बात है। भाई आप बड़े मानववादी हैं, आप बड़े मानववादी हैं, बाइक से जा रहे हैं, किसी ने कहा भैया भैया लिफ्ट लिफ्ट दे दो। अरे अरे आ जाओ बैठो बैठो, लिफ्ट दिया, पीछे से घोंप के बाइक लेके भाग गया। ऐसी घटना हुई है, कई घटना हुई है। दिल्ली में तो अभी यह हाल है कि अगर कोई सड़क पे करा भी रहा होता तो आदमी रोकने को तैयार नहीं होता। कौन है हमें पता ही नहीं भाई। पता चला आप बड़े मानववादी हैं क्योंकि एथिक्स पढ़े हुए हैं, सर ने पढ़ा दिया एथिक्स। पढ़ गया कि नहीं एथिक्स अभी? हेलो, एथिक्स से हो गया मास्टर। एथिक्स जब मास्टर बन जाओगे तो बगल में कोई करा रहा है तो पता चला कि आपने कहा अरे भाई इसको उठा के हॉस्पिटल हॉस्पिटल पहुंचे, और जैसे आपने उसको उठाया तो कहते इन्होंने अपनी बाइक से मुझे कुचला है। आपके पास है कोई सबूत बचाने को? फंस गया उल्टा। इसे कहते हैं होम करते हुए हाथ जलना। मेरे दोस्तों, इसीलिए एक अप्रोच है मानवता का। जब रोहिंग्या के लोगों को मानवता से देखेंगे, अरे भाई कोई भी मानव है, गरीब मानव है, सबको आने दो, सबको बसने दो यहाँ पे। भारत के सामने समस्या ये है, जब सरकार कहती है रोहिंग्या को आने दो, असम मेघालय मणिपुर वाले तलवार निकाल के अलग खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा इतने लोग आ गए अभी कम है। हमने कहा तो अच्छा, असम मणिपुर में मेघालय से पूछा जाता है ये बाहरी कौन है? उनका बिहारी भी बाहरी, रोहिंग्याई भी बाहरी, बांग्लादेशी भी बाहरी। हम कहे गंदी बात मत करो, बिहारी बाहरी नहीं है, अपने देश के लोग हैं। कहा नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट का नहीं है वो सारे बाहरी है। अब दिल्ली बैठ के हम क्या चिल्लाते हैं, ना ना रोहिंग्याओं को आने दो। तो अब वहाँ नॉर्थ ईस्ट से लोग कहते हैं कि सारे जो तो मानव अधिकार कार्यकर्ता है उन्हें घरों में रोहिंग्याओं को भेज दो। और एक बात और याद दिला दें, जब रोहिंग्या वहां से आए बांग्लादेश में जहां जिस आइलैंड पे शेख हसीना को रोका, उसमें किसी को फोन रखने की इजाजत नहीं थी। सिक्योरिटी कैसा मामला था? शेख हसीना सरकार खुद डरी हुई थी कि रोहिंग्या हैं या डिस्टेबलाइज कर देंगे। और रोहिंग्या तो अब शेख हसीना की सत्ता को पलटा किसने? बहुत सारे लोगों ने मिलकर पलटा। इसका सीधा मतलब है शेख हसीना तीसरे दुर्भाग्यशाली, नवाज शरीफ पहले दुर्भाग्यशाली, हमारी दोस्त आंग सांग सू। और ये हमने अरे मेरे बच्चों आप देखो, हमने सबको शरण दिया। जैसे आज शेख हसीना को हमने दिल्ली में जगह दी है, पहले भी दिया था अभी भी दिया है। सूकी को भी दिया था, आंग सान सूकी को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया, लेडी सीरम कॉलेज में, लेकिन उसके बाद लंदन लंदन में जाके शादी कर ली। तो हमें क्या मिला? इसीलिए मेरे बच्चों, अगर आप याद रखना एक बात, आप दिलो जान से किसी को नोट्स पहुंचाने में लगे हुए हो कि वो मेंस दे रहा है, ये नोट्स पहुंचा रहे हो, वो नोट्स पहुंचा रहे हो, क्यों? इस उम्मीद में कल कुछ बन जाएगा, हमारे साथ आएगा। ऐसा होता नहीं लाइफ में मेरे बच्चों। अब देखो मैं सही बात बताता हूँ मेरे बच्चों, जो दुनियादारी वाली बात है। मानो ना मानो तो आपकी बात है। लिखने का मुद्दा क्या लिखा आपने? मुद्दा क्या है? अब देखो मुद्दा क्या है। अब देखो ये तो हमने बेमिस्टेक देखा, तो रोहिंग्या का अलग समस्या है। इसे हमने क्या कहा? हमने कहा रोहिंग्या को गेहूं देंगे, चावल देंगे, खाना देंगे, कपड़ा देंगे, लेकिन बांग्लादेश में। दूसरी बात, हमने कहा हम म्यांमार से बातचीत करेंगे,
हम म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से बातचीत करेंगे, ये वापस इनको लें। इसलिए सवाल है, म्यांमार में जो कचिन समुदाय के लोग हैं, मिजो समुदाय के लोग हैं, वो आके तो पहले से आफत मचाए हुए हैं, बाकी को और भी ले ले। अरे भाई देखो, सीधी सी बात है, लोग हमारे पास नहीं चाहिए, वो हमारे पास पहले से ज्यादा है। लोगों को और कोई लेना हो तो बोलो, हम यहाँ से दे सकते हैं। अरे हमसे कोई, देखो दोस्त, हमसे कोई सलाह नहीं लेता। नहीं तो मैं तो सलाह देना चाहता हूँ हर सरकार के पास अब एक ऐसी एक डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए, भारतीयों को बाहर भगाओ डिपार्टमेंट। ये कैसे नाम हमने अजीब सा दिया। एक राज्य का हर सरकार ऐसी होनी जिसके पास ये डेटा होना चाहिए, सिंगापुर में कितने लोगों की मांग है, दक्षिण कोरिया में कितने लोगों की मांग है। अभी तो केवल राज्य लोक सेवाओं के पीछे पड़े हुए हैं, डेट एक करो, डेट एक करो, डेट एक करो। अरे डेढ़ से ज्यादा मैं दुनिया लूटने का अंजाम बता रहा हूँ। जर्मनी में डिमांड है, जापान में डिमांड है, दक्षिण कोरिया में भारी डिमांड है, रसिया में डिमांड है। अरे मेरे बच्चों, इसीलिए इसीलिए सुझाव ये है, स्टेट कमीशन के साथ ये अलग से विंग खोलनी चाहिए। सरकारी सरकारी ध्यान नहीं दे रही है, लिखने की बात है क्या। पहला मुद्दा, मुद्दा हेडिंग पहला लिखिए। दक्षेस का विकल्प पहला मुद्दा है। दक्षेस का विकल्प, दक्षेस का मतलब समझ रहे हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, दक्षेस। इंग्लिश इसका नाम क्या है, सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आर्क नहीं, सार्क। ओ माय गॉड, अरे क्या इधर उधर झांक रहे हो, क्या लिखा है, हिंदी में नाम क्या है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हेडिंग क्या लिखा आपने, दक्षेस का विकल्प, पहला पॉइंट। दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के द्वारा श्रीलंका, ये सारे साउथ एशिया को जोड़ लीजिए, मालदीव, मालदीव भी है, सारे साउथ एशिया, 7 + 1 अफगानिस्तान, 8 हो गए। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान दक्षेस के सदस्य हैं। के द्वारा, अच्छा, अब चूंकि सीधा ये कह दें कि द्वारा स्थापित किया गया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, अफगानिस्तान बाद में मिला, तो ऐसे के सदस्य हैं, के सदस्य हैं, के सदस्य हैं जिसकी स्थापना जिसकी स्थापना वर्ष जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई।
जिसकी स्थापना वर्ष 1925 में हुई। लेकिन पाकिस्तान के असहयोग के कारण दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग प्रभावी नहीं हो पाया। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग प्रभावी नहीं हो पाया। व्यापार, कनेक्टिविटी, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हो पाई। इसीलिए दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साझे सहयोग से दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साझे सहयोग से भारत ने बिमस्टेक के निर्माण की पहल की, ब्रैकेट में 1997। भारत ने बिमस्टेक के निर्माण की पहल की, ब्रैकेट में 1997। बिमस्टेक के निर्माण की पहल की, ब्रैकेट में 1997। बाकी करें।